The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। अपने खिलाफ हुई एफआईआर से राहत पाने रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कोरोना संक्रमण की आपदा में अवसर तलाशते हुए रामदेव ने कभी दवा खोजने का दावा कर दिया तो कभी ऐसे बयान दिए जिन्हें एलोपैथी इलाज के वैज्ञानिक तरीके और संक्रमण से लड़ते हुए अपनी जान देने वाले डॉक्टर्स का अपमान माना गया। जब रामदेव को केंद्र की तरफ से इशारा हुआ कि ये सब नहीं चल सकता, तब बाबा शीर्षासन करते हुए टीकाकरण के पक्ष में बयान देने लगे। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने वादे के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की। रामदेव के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर लिखवा दी गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आईएमए की शिकायत पर हुई एफआईआर में रामदेव पर कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवाओं के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत धाराएं लगा दी गई हैं। ऐसी ही एक एफआईआर पटना में भी है। अब रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि इन एफआईआर्स के मामलों में कार्रवाई स्टे किया जाए और मामलों को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को अब फैसला करना है कि ऐसा हो या नहीं। रही बात इसकी कि रामदेव ऐसा चाहते क्यों हैं, तो इसका हिसाब दर्शकगण स्वयं लगा सकते हैं। तीसरी सुर्खी बनाई है प्रवर्तन निदेशालय माने ईडी ने। वाक्य में ईडी का जिक्र आता है तो आंखें अपने आप विपक्ष को ढूंढने लगती हैं, लेकिन आज का मामला वैसा नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज जानकारी दी कि 3 भगोड़ों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से 18,170 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। इन 3 भगोड़ों ने भारत के बैंकिंग सेक्टर को 22,585 करोड़ 83 लाख रुपए का चूना लगाया है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने धोखाधड़ी से पैसा हासिल किया तो विजय माल्या ने कर्ज लेकर लौटाने से मना कर दिया। 22,500 करोड़ की रकम में बड़ा हिस्सा सरकारी बैंकों से लिया गया था। माने असली चूना भारत सरकार और उसके मार्फत भारत की जनता को लगा है। अब जनता ईडी को दी गई जानकारी में कुछ राहत खोज सकती है। एजेंसी ने जो 18,170 करोड़ की जब्ती बनाई है वो बैंकों को हुए नुकसान के 80% के बराबर है। इनमें से 9,371 करोड़ माने तकरीबन आधी संपत्तियां बैंकों और केंद्र सरकार के सुपुर्द भी कर दी गई हैं। एजेंसी जब्त किए शेयर बेचकर तकरीबन 800 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। इन भगोड़ों से जब्त तकरीबन आधी संपत्ति विदेशी है तो उनके निस्तारण और बैंकों के घाटे की भरपाई की राह अभी कुछ लंबी है। फिर तकरीबन 4,500 करोड़ और उगाहे जाने हैं और इस पूरी कवायद को तब वाकई सफल माना जाएगा जब तीनों को भारतीय कानून के तहत सजा होगी। हम कुछ मशहूर नामों की चर्चा में भूल जाते हैं कि भारत माल्या, मोदी, संदेसरा की पंक्ति में कई और लोगों ने भी भोग लगाया था जो आज चंपत हैं या फिर देश में रहकर ही बैंकों का कर्ज चुकाने से मना कर रहे हैं। ये बड़ी चालाकी से सरकारी बैंकों को निशाना बनाते हैं, फिर एक दिन मुहूर्त निकालकर दिवालिया घोषित हो जाते हैं। तब तक ये अरबों के वारे न्यारे कर चुके होते हैं। क्या मोदी सरकार इन चलन को रोक पाएगी? जवाब उतनी ही जल्दी मिलेगा जितनी जल्दी माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़े वापस भारत लाए जाएंगे। इसी से जुड़ा एक और अपडेट है। ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने नीरव मोदी द्वारा प्रत्यर्पण के खिलाफ लगाई गई लिखित याचिका को खारिज कर दिया है। आखिरी सुर्खी आंध्र प्रदेश से है। सूबे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। आंध्र प्रदेश का कहना है कि 10वीं में अंकों की जगह ग्रेड दिए जाते हैं और स्कूलों द्वारा मूल्यांकन की निगरानी संभव नहीं है, तो सटीक नतीजे घोषित नहीं हो पाएंगे। आंध्र की जगन सरकार शायद अब भी ये नहीं समझ रही है कि रिजल्ट और जिंदगी में किसे चुनना है।